हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए ये आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 9 है। अब तक कुल मिला के 8 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं और सभी की एक अलग से प्लेलिस्ट भी है। अगर आप चाहें तो सारे वीडियोज़ यानी कि जितने भी मॉडल पेपर हैं उनके वीडियोज़ आप एक साथ देख सकते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही स्तरीय हैं, बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट किए गए हैं और बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम और वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है यूपीपीएससी का, उसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों का चयन किया गया है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम से पहले ये प्रश्न आपने देखे हों, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न रिपीट हुए डेफिनेटली आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के विधेयक को सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। संविधान संशोधन के विधेयक को सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी, या फिर राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। मतलब उत्तर आपका क्या बन रहा है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्राप्त होती हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में कुल मिला के 31 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित हैं। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं दी जाती हैं? दोस्तों, तो राष्ट्रपति के समान बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री के समान भी नहीं होता है, ये कैबिनेट मंत्री के समान होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? शेड्यूल कास्ट के बारे में बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात अभी नहीं हो रही है। तो एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 79 जी नहीं, 70 जी नहीं, 69 जी नहीं, 80 जी नहीं। तो मतलब चारों के चारों विकल्प आपके गलत हैं। जी हाँ, वर्तमान समय में जो व्यवस्था है 2008 से, ये प्रश्न पुराना है तो इसको अपडेट कर लेते हैं। 2008 से जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 84 यानी कि 84 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। तो इसमें 84 है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। यह संख्या 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार है। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? तो 47 सीटें हैं। ठीक है, और कुल सीटें कितनी हो रही हैं? एससी और एसटी को अगर आप जोड़ लें तो कुल 131 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत काम करती है? क्षेत्र की नगर पालिका समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा या फिर पंचायत समिति? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, ग्राम सभा के अंतर्गत, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार क्या होता है? जो परिसीमन किया जाता है उसका आधार क्या होता है, ये प्रश्न है। तो भौतिक सीमा तो बिल्कुल नहीं होती है, बहुसंख्यक समुदाय से कोई मतलब नहीं होता, क्षेत्रफल भी नहीं। यहाँ पर सही जवाब है जनसंख्या, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विकल्प ए आपका सही है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसका निर्धारण नहीं करता है? नागरिकों की शक्ति का निर्धारण नहीं, नागरिकों के अधिकार ये भी नहीं, सरकार की शक्ति ये भी नहीं, और सरकार के कार्य, तो यही आपका उत्तर है। यानी कि भारतीय संविधान किसका निर्धारण नहीं करती है? सरकार के कार्य का। बाकी जो नागरिकों की शक्ति है, नागरिकों के अधिकार हैं, सरकार की शक्ति है, इसका निर्धारण भारतीय संविधान करता है, लेकिन सरकार के कार्य का निर्धारण नहीं करता है। तो हमारा जो उत्तर है यह विकल्प डी है। आंसर कौन सा है? विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से किसका गठन किया गया था? तो संविधान को तैयार करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, संवैधानिक समिति नहीं, संविधान समिति नहीं, बनाई गई थी संविधान सभा। यानी कि सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी है, संविधान सभा। देखो दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में। और जुलाई 1946 में, यानी कि नवंबर 1946 से कुछ माह पहले जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव हुए। और पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की अवधि में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। यानी कि जो हमारा संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में ये तैयार हुआ था, ये आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा की रचना का वर्णन किया गया है? राज्यसभा की रचना का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 79, 80, 81, 82। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बात यहाँ पर हो रही है राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला मैं आपको देता हूँ, श र ल, ठीक है। स का मतलब हो गया 79, र का मतलब हो गया 80 और ल का मतलब हो गया 81। स इसका मतलब हो गया स से संसद, संसद के बारे में उल्लेख मिलता है 79 में। राज्यसभा, र से राज्यसभा के बारे में जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा के बारे में जो उल्लेख है यह 81 में है, 81 में है। तो सरल को याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर तो आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की वर्तमान सभा, मतलब पूछ रहे हैं कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा है इसका क्रम कौन सा है। यह 17वीं विधानसभा है, 19वीं है, 15वीं है। जी नहीं दोस्तों, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है इसका क्रम है 18, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो वर्तमान 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को किया गया, ये याद रखिएगा। गठन के उपरांत हुए प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के जो प्रत्येक साल होता है उसके प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को एक साथ समवेत यानी कि दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो दोनों सदनों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान इमारत किस वर्ष बनकर तैयार हुई थी? तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत है वो कब बनी थी? 1922, 1928, 1998, 2012। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब है जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि 1922 में बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर। ये है आपकी उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि लखनऊ में विधान भवन की भव्य इमारत का शिलान्यास हुआ था कब? 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोट बटलर के द्वारा। और 21 फरवरी 1928 को इमारत का उद्घाटन हुआ, ठीक है। इमारत का निर्माण मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके वास्तुकार कौन थे? सर स्वीनन जेकब और श्री हीरा सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। तो सारी बातें ना, शिलान्यास कब हुआ? 1922 में होता है। बनकर कब तैयार होता है? तो उद्घाटन होता है 1928 में। यहाँ पर क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान इमारत बनकर तैयार हुई। तो ये दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन ए नहीं होगा, गलत हो गया है। 2022 में इसका क्या हुआ था? शिलान्यास हुआ था, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं। और 1928 में क्या हुआ था? ये बनकर तैयार हो गई थी। तो इसका उत्तर है विकल्प बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो उत्तर ही आपको बता दिया गया, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, 403 होते ही हैं। विधानसभा में कितने होते हैं? 403 होते हैं। हालांकि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पहले जो संख्या थी वह किस प्रकार से कम हुई है। तो देखो यहाँ पर जो हिस्ट्री है ना वो ये इस प्रकार से है कि पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का विधानसभा युक्त एक द्विसदनीय विधायिका है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल भारत की सबसे बड़ी विधायिका है और 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? देखो 1967 तक एक आंग्ल भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए विधानसभा की कुल संख्या कितनी होती थी? 431 होती थी, ठीक है। कब तक होती थी ये? 1967 तक, 1967 तक। वर्ष 1967 के पश्चात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? ये हो गई
426 आफ्टर 1967 ये संख्या हो गई 426। फिर क्या होता है आपको पता ही है कि आपका जो उत्तराखंड कब बनता है, तो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड बना, ठीक है। और जब उत्तराखंड बन गया तो उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के गठन के पश्चात विधानसभा की जो सदस्य संख्या हो गई वो कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 403, ठीक है। 403 निर्वाचित प्लस एक इसमें आंग्ल भारतीय, यानी कुल मिला के 404 हो गई, ठीक है। कब हो गई, 9 नवंबर 2000 से, 9 नवंबर 2000 से 404 थी। लेकिन क्या होता है कि 25 जनवरी 2020 को ये जो आंग्ल भारतीयों की सीट थी, याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये कब होता है, ये 2020 में हुआ था, जिसमें आंग्ल भारतीयों की सीट जो थी वो समाप्त कर दी गई। इसके बाद ये सीट ओमिट हो गई और अब संख्या कितनी हो गई है, 403। ये संख्या कब से है, तो ये जनवरी 2020 से संख्या हो गई है, जनवरी 2020 से 403 हो गई है, क्योंकि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो आंग्ल भारतीयों की एक सीट थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारा जो क्रम है ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों याद रखना कि आपकी जो विधानसभा है और इसके अलावा विधानसभा में कितनी सीटें हो गई, मैंने आपको भी बताया 403। और अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसमें कितनी सीटें हैं, तो याद रखना कि मात्र 100, कंप्लीट 100। और अब यहाँ पर 100 तो दिया नहीं गया है, 101 दिया गया है। तो वर्तमान समय में तो 100 सीटें ही हैं, ठीक है। तो कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। तो यहाँ पर तो आपका उत्तर मैच नहीं हो रहा है। अगर ये 100 होता तो ये सही होता, 100 होता तो ये सही होता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी इसका गठन किया गया था कब, 1952 में किया गया था। अब यहाँ पर भी 1952 दिया नहीं गया, बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न जो हैं ऑप्शन ही नहीं है। 1952 में, ठीक है, याद रखना 1952 में, ठीक है। और पहली विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। तब से इसका गठन 18 बार हो चुका है, यानी कि वर्तमान में जो आपकी विधानसभा है ये उसका 18वां क्रम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा या कौन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान केंद्र था। अब देखो ये प्रश्न पुराना है, लेकिन अभी हाल ही में जिन लोगों ने पेट की परीक्षा दी थी, पेट 2025, उसमें ये प्रश्न आया था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, यह सामाजिक न्याय और न्याय सम्य के साथ विकास, ये इसका उत्तर था, यानी कि विकल्प ए ही आपका करेक्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूलभूत कर्तव्य क्या होते हैं, यानी कि मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था कब, 40वें में तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, 41वें में तो बिल्कुल नहीं है, 43वां भी नहीं है, तो 42वां ही इसका उत्तर होगा। विकल्प सी आपका करेक्ट है। ये संशोधन कब हुआ था, 1976, 1976 में हुआ था। तो सी आपका उत्तर है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तब प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और इस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई थी। इसमें कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी स्थानांतरित किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1920 के नागपुर सत्र में कांग्रेस ने गैर सहयोग पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया था। इस सत्र के राष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में हो रही है। इंग्लिश से जब हिंदी में ट्रांसलेट करिए ना, इसी प्रकार की गलती होती है। तो पूछ रहे हैं कि नागपुर सम्मेलन जो हुआ था 1920 में, उसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों थे ये सी विजय राघवाचार्य, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। दिसंबर 1920 में यह अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, नागपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन में एक समझौता किया गया और असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया था। यहाँ पर देखिए 1920, 1919 और 1928, 1929, 1918 और 1926 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उनकी लोकेशन और कौन कौन से लोग अध्यक्ष बने थे उनकी सूची दी गई है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो श्री विजय राघवाचार्य ये नागपुर में बने थे और एक बार बने थे 1920 में। मोतीलाल नेहरू ये
अमृतसर और कलकत्ता, अमृतसर सम्मेलन हुआ था कब? 1909 में, और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1928 में। तो 2 बार बने थे मोतीलाल नेहरू, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू केवल 1 बार बने थे, महात्मा गांधी की तरह 1 बार ये भी बने थे, 1929 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। सैयद हसन इमाम, इन्होंने भी केवल 1 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, 1918 में बम्बई का जब विशेष अधिवेशन हुआ था। और श्री एस अयंगर, गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था 1926 में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मोतीलाल नेहरू ने 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, अमृतसर कलकत्ता, अमृतसर 1919 में, कलकत्ता 1928 में, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और देखो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, जितने भी मैं मॉडल पेपर आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, प्लस हर माह का मंथली करंट अफेयर की PDF, ठीक है, प्लस आपको और क्या मिलेगा, जो भी मैं आपको GS थियरी की क्लास लेता हूँ, ठीक है, प्लस कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसकी PDF, प्लस आपको हर तीसरे दिन शाम को लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक ग्रुप में पर्सनल गाइडेंस। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी किसमें? हमारे पेड ग्रुप में। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक पर थोड़ी सी फीस आपको देनी पड़ेगी। फीस देकर आप उसे जो है, बस आप जब फीस देंगे ना, आप ग्रुप में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप वहीं पर, आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है और आपको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, यह ग्रुप जो आपको मिलेगा यह टेलीग्राम पर मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम पर क्या होता है, टेलीग्राम पर दोस्तों फ़ायदा ये मिलता है कि कोई भी आपका नंबर जान नहीं सकता है। दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि टेलीग्राम पर अगर कोई नया व्यक्ति ऐड होता है तो उसको बैक हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है, जबकि व्हाट्सएप में नहीं मिलती है। टेलीग्राम में एक फ़ायदा और भी होता है कि टेलीग्राम में आप P2P, अगर वहाँ ग्रुप में ही बात करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अलग से बात नहीं कर सकते। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो ये पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कुछ और डिमांड है आपकी तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी अगर संभव होगा तो मैं ऐड करूँगा, क्योंकि ग्रुप को चलाना कोई आसान काम नहीं होता। एक तय समय सीमा के अंतर, या उसके मतलब समझ रहे हैं आप ना, एक लिमिट होती है, तो उसमें ही आपको सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाना होता है और आपको सारी चीज़ें देनी भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए जो मुख्य चीज़ें हैं बस उन्हीं चीज़ों को पूरा करेंगे। लेकिन इतना है कि आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि एग्ज़ाम से पहले जाननी पढ़नी आपके लिए ज़रूरी है। तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये अगला प्रश्न है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1927, 1928, 1929 या फिर 1930 में कब हुई थी, बताओ। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1929 में हुई थी। संस्थापक थे फजलुल हक, ठीक है। कृषक प्रजा पार्टी, जिसे मूल रूप से प्रजा समिति के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी। इन्होंने जमींदारी के उन्मूलन के लिए लड़ा था, ठीक है। कृषक प्रजा पार्टी। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है? तो संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है? भारत के लोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर लोकसभा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन जो समस्त शक्तियाँ हैं वो भारत के लोगों में ही निहित हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो शपथ का उल्लेख आपको बिल्कुल रटा हुआ होगा, ठीक है, रटा हुआ है, दिमाग में आ रहा है। जी हाँ, अगर आ रही तीसरी अनुसूची तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं कहता हूँ ना कि अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, अगर आपको फैक्ट याद नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर ना मैं आपको 3R फार्मूला देता हूँ, ठीक है। ये 3R फार्मूला अगर ईमानदारी से आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको हर फैक्ट याद रहेगा। वो क्या है? पहले तो ये है रीड, यानी कि पढ़िए। R, दूसरा R का मतलब रेगुलर, रीड, रेगुलर और रिवीजन। ये 3R फार्मूला है। क्या है? रीड यानी कि पढ़ना सीखिए, समय निकालिए पढ़ने के लिए, ठीक है। और क्या करेंगे आप?
रेगुलर पढ़िए, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और कल छोड़ दिया, ठीक है, रेगुलर। और क्या करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीड, रेगुलर और रिवीजन। अगर ये फार्मूला आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे टिप्स मैं आपको देता रहूँ बीच बीच में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 3R फार्मूला, इससे आप कितने संतुष्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है ये आपके काम का है, अदरवाइज़ नहीं है। अगर लगता है कि ये सफल होगा तो बताइए यस, अगर लगता है कि नहीं होगा तो उसका रीज़न बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3R फार्मूला ही है जिससे लोग ना बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्रैक कर जाते हैं। तो ये 3R फार्मूला बहुत सीक्रेट फार्मूला है दोस्तों, बहुत सीक्रेट है, ठीक है। इसी के थ्रू लोग ना यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का वर्णन किया गया है। तो ध्यान से देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। बताओ तो मैं आपको सारे सकता हूँ, लेकिन सारे नहीं बताऊँगा, आप याद नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं से संबंधित है। पहली अनुसूची क्या है, राज्यों यानी कि स्टेट और यूटी के नाम और उनकी सीमा, करेक्ट। दूसरी अनुसूची में क्या है, जितने भी पदाधिकारी हैं, ठीक है, संवैधानिक पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के अध्यक्ष, इनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं दूसरी वाली में। तीसरी में शपथ है, मैंने आपको बताया था। चौथी में क्या है, स्टेट और यूटीज को राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। ये 4 हो गए, इसको बार बार पढ़ना जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य बनाया गया था कब दोस्तों, ये बनाया गया था 1972 में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 21 जनवरी 1972, ये तारीख याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कौन सा असुमेलित है, ठीक है। भाग 2 में क्या मिलेगा आपको, नागरिकता मिलेगी, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। भाग 8 में क्या मिलेगा, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है, ये भी करेक्ट है आपका। देखो यहाँ पर अनुसूची के बारे में बात नहीं हो रही है, भाग के बारे में बात हो रही है। जब भी संविधान पढ़ा करो तो अनुच्छेद, अनुसूची और जो मतलब कितने भाग होते हैं ये सब याद रखा करो, और ऐसा नहीं कि इसमें गड्ढा हो जाए, ठीक है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। और 17 में क्या है, आपात उपबंध। नहीं दोस्तों, आपात उपबंध तो मिलेगा आपको किस में, ये मिलेगा आपको भाग 18 में, ठीक है। तो भाग 17 में क्या है, देखो भाग 17 में मिलेगा आपको राजभाषा, ठीक है। तो राजभाषा के बारे में इसमें क्या है, अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित, ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ, न्याय मिलेगा। तो नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 32 नहीं, 25 नहीं, 40 नहीं, ये अनुच्छेद 38 आपका उत्तर है। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको आप क्या कहते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये क्रमशः किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोनों क्या आयरलैंड से लिए गए हैं, नहीं। दोनों क्या मतलब DPSP क्या आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार क्या रूस से लिया गया है, ये भी नहीं है। रूस और इंग्लैंड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो गया, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से और मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो बिल्कुल आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग से केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है। आधार क्या होता है, संविधान का अतिक्रमण करेगा अगर राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग चलेगा और वो हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को महाभियोग से केवल एक ही आधार पर हटाने का जो उल्लेख किया गया है वो किस आर्टिकल में मिलेगा आपको, 32 में तो नहीं है, 61 में और 61A में करेक्ट कौन सा है, क्योंकि दोनों बहुत ही नियर हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं भाई, कंफ्यूज किया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सीटें बहुत कम है, सरकार के पास सीटें ही नहीं है। तो चाहता है, सरकार चाहती नहीं कि मतलब आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। इसलिए अब प्रश्नों को इतना घुमा घुमा के पूछा जाता है कि अगली बार आप फॉर्म ही ना भरें, घबरा जाएं, भैया आता होता तो है नहीं, क्या फॉर्म भरें। तो ये प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये देखो, इसका उत्तर है अनुच्छेद 61(1).
लेकिन पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 79 संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ये आपको सरल का फार्मूला मैंने आपको बताया, ये आप याद रखना। ठीक है, सरला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल। कौन से ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए? ये थे विश्वनाथ प्रताप। और ये घटना कब की है दोस्तों? तो ये घटना है 1990 की। ठीक है, तब क्या हुआ था? राजीव गांधी थे नहीं और देश बहुत ही अस्थिरता में चल रहा था। और उस समय क्या हुआ था, बीपी सिंह जो थे वो राष्ट्रीय मोर्चा से थे, लेकिन उस समय बीजेपी का समर्थन था इनको, और बीजेपी जो थी वो राम यात्रा, रथ यात्रा कर रही थी, राष्ट्रीय मोर्चा उसका विरोध कर रहा था। बस यहीं पर बीजेपी ने अपना प्रस्ताव यानी कि अपना सहयोग ले लिया वापस, और सरकार जो थी वो गिर गई थी। अगला देखिए, किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? ये तो आप जानते हैं ना कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये तो आप जानते हैं। तो अब आप बताइए कि इसका वर्णन किस में किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 73(3) में मिलेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अनुच्छेद 73(3). भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? ये बताओ आप। तो यहाँ पर देखो भाग 7 दिया गया है, 9A दिया गया है, 9 दिया गया है, और ये कौन सा है, 12 हो गया। तो ये भाग 9 वाला जो है ना, ऑप्शन सी, ये ज़्यादा सटीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, और ध्यान देना कि जो भाग 9 था यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था, और तारीख थी 24 अप्रैल। अस्तित्व में आई थी कब? तो ये आई थी 24 अप्रैल 1993 में। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं प्रतिवर्ष? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। प्रतिवर्ष होता है कब? 24 अप्रैल को होता है, याद रखना। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बंधुत्व, ये तो है। व्यक्ति की गरिमा, ये भी है। न्याय भी है। संघीय शब्द नहीं है, यानी कि विकल्प सी आपका उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। फिर देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यालय है सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन का विशेषता नहीं है? संसदीय और संघीय ये भी है, प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक ये भी है, संसदीय और गणतंत्रात्मक ये भी है, लेकिन अध्यक्ष की और गणतंत्रात्मक नहीं है, यानी कि आपका जो आंसर है वो विकल्प ए बनेगा। ठीक है, और ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13, 352, 246 या अनुच्छेद 32? और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, अनुच्छेद 13। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आज का सेशन समाप्त हुआ। ठीक है, ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे मैंने आपको बता दिया था, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से आपको लिख दूंगा। ठीक है, अब आप बहुत ही सरल प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप यहाँ तक हैं तो दोस्तों 2 काम करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग अभी तक घंटी नहीं दबाए ना, वो लोग घंटी जरूर दबा देंगे, ताकि उनको जो है ना पता चल जाए जब भी अगला वीडियो आए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों का लिंक पहले कमेंट में दिया गया है। तो इसका उत्तर दीजिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।